अभी हो गई स्टार्ट? हेलो? हाँ Yes, sir. सर। सर सामने का लेक्चर तो मिस हो गया। कोई बात नहीं, समझ में तो आया ना? सर मैं तो लेट ज्वाइन की। अच्छा अच्छा, हो जाएगा, इजी था, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं समझा हमने, हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो वापस उसमें, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। तो ये समझ में आया बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब देखो, सो एक्सटर्नल ट्रेड रिकवर्ड स्ट्रॉन्ग, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अभी रिसेंट स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ते हैं क्या है। एक्सटर्नल ट्रेड रिकवर्ड स्ट्रांगली इन 21-22। ठीक है, देखो कोविड पैंडेमिक की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वर्ल्ड का सप्लाई चेन पूरा क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। क्यों डिस्टर्ब हुआ था? बिकॉज लॉकडाउन आ गया था, वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन आया था, कई कंट्रीज में लॉकडाउन हुआ था, तो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन जो है वो क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो ये अभी रिसेंट स्टेटमेंट है फाइनेंस मिनिस्टर से जुड़ा हुआ, तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड रिकवर्ड स्ट्रांगली इन 21-22 आफ्टर द पैंडेमिक इंड्यूस्ड स्लंप ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब 21-22 आपको पता है कि 2021 का जो टाइम था, 2021, क्योंकि 20 में ही लॉकडाउन हुआ था मार्च अप्रैल के टाइम पे, और 20 वाला जो पूरा ईयर निकला था 2020, उसमें काफी दिक्कत हुई थी इंडस्ट्रीज को। तो उसमें अगर डोमेस्टिकली प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एक्सपोर्ट तो आप भूल ही जाओ, ठीक है? और इंपोर्ट भी नहीं हो रहा था बिकॉज अदर कंट्रीज में भी क्या था, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की कंडीशन थी कोविड की वजह से। तो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल ट्रेड रिकवर्ड स्ट्रांगली इन 2021-22 आफ्टर द पैंडेमिक इंड्यूस्ड slump of the previous year with strong capital flow into India। स्ट्रॉन्ग कैपिटल फ्लो इनटू इंडिया मतलब इंडिया में वापस से, क्योंकि 2021 के टाइम पे इन्वेस्टमेंट जो था वो ड्रैग आउट हो गया था इंडिया से, बट वापस से इंडिया में कैपिटल इनफ्लो हुआ, ठीक है? बिकॉज गवर्नमेंट ने स्टिमुलस लगाया और इंसेंटिवाइज किया इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्रीज को भी, तो वापस रिवाइव करने लगी इंडस्ट्रीज, रिजुविनेट हुई, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो वापस से कैपिटल इनफ्लो इंडिया में होना स्टार्ट हुआ। अभी समझेंगे इन्वेस्टमेंट हम समझने वाले कैसे होता है इंडिया में, ठीक है? With strong capital flows into India leading to a rapid accumulation of foreign exchange reserve। इंडिया में जब कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करेगा तो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज जो है वो इंडिया को मिलेगा, तो एक अच्छा खासा फॉरेन रिजर्व भी इंडिया का क्या हुआ, बढ़ा, क्योंकि कैपिटल इंडिया में आया, इन्वेस्टमेंट आया। The economic survey 21-22 tabled in parliament by the finance minister Nirmala Sitharaman says that the resilience of India's external sector, resilience मतलब resilience means stronghold, ठीक है? Resilience means not vulnerable, ठीक है? It opposite of the vulnerable is the resilience, ठीक है? Strong रहा, ठीक है? Rigid रहा as compared to the other countries। So what finance minister said, he said that resilience of India's external sector during the current year augurs well for the growth revival in the country। क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया का वापस क्या कर रहा है, ग्रो किया कब, 21-22 में, ठीक है? आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक। तो इसका जो रेजिलियंस है ये कहीं ना कहीं वापस इंडिया को ग्रोथ के पाथ पे लेकर जाएगा। इट हाउएवर क्वेश्चन दैट द डाउनसाइड रिस्क ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग and continued volatility of global commodity prices, high freight cost, coupled with the fresh resurgence of COVID-19 with a new variant may pose a challenge for India during 22-23। ये जो स्टेटमेंट है ये बजट के टाइम पे दिया गया था। बजट आए हुए काफी समय हो गया, अब तो नया बजट आने वाला है 2-3 महीने बाद, ठीक है? और उस समय पॉसिबिलिटी थी कि कोविड-19 का कोई वापस न्यू वेरिएंट आ जाएगा। चाइना में तो देख ही रहे हैं आपकी प्रोटेस्ट चल रहा है लॉकडाउन के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो कहीं ना कहीं वहां की गवर्नमेंट कोविड को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और लोग नहीं चाह रहे। इस पूरे पैराग्राफ में जो आने वाली रिस्क है, डाउन साइड रिस्क और अपसाइड रिस्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, ये क्या होती है। तो ये जो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, इन ग्लोबल, क्योंकि अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक कंडीशन की बात कर रहा या डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा तो ग्लोबल से आप बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करते तो भी चलता, बट मैं तो एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, ठीक है? तो वहां पे ये एक्सटर्नल सेक्टर के लिए ये सारी चीजों को कंसिडर करना एक बहुत जरूरी है।
तो हाइवर कॉशन, उन्होंने बताया कि नहीं, आपको पर कॉशन रहना है, आपको केयरफुल रहना है। डाउनसाइड रिस्क ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटनिंग एंड कंटिन्यूड वॉलेटिलिटी ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। आपको पता है कि वर्ल्ड में अभी भी सप्लाई चेन का डिसरप्शन है और प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो उस पेस पे नहीं आ पाई है, और कंट्रीज के बीच में कहीं ना कहीं क्या है, कुछ ना कुछ, जैसे चाइना यूएस के बीच में एक जो कोवर्टली कोल्ड वॉर चल रहा है वो है। सेकंड चीज आप देखोगे कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस वजह से पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है। सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग रहे हैं, उस वजह से भी जो ओवरऑल मेन खेल तो सप्लाई चेन का है। पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे जो रिस्क है, और इस वजह से ग्लोबल कमोडिटी प्राइस क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। ग्लोबल रिसेशन की एंटिसिपेट कर चुके हैं एक्सपर्ट्स, ठीक है। और फ्रेट कॉस्ट तो जो आपको पता है कि क्योंकि कार्टेल्स जो होते हैं ओपेक वाले, अभी पढ़ेंगे अपन ओपेक क्या होता है, ठीक है। वो कार्टेल्स क्या करते हैं, ऑयल के प्राइस को कंट्रोल करते हैं, ऑयल का प्राइस वो कंट्रोल करते हैं और अपने हिसाब से मेंट करते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा पाए। तो प्राइस बढ़ जाता है तो फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। दैट इज हाई फ्रेट कॉस्ट। ये बात समझ में आ रही ना। तो ग्लोबल कमोडिटीज का जो ग्लोबल प्राइस है वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हाई फ्रेट कॉस्ट भी उसका एक पार्ट है कि भाई अगर आपका ऑयल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्रूड ऑयल का, तो ऑटोमेटिकली फ्रेट कॉस्ट आपका क्या होगा, पैरेलली बढ़ जाएगा। तो कुछ कुछ कार्टेल्स होते हैं, कुछ कुछ ग्रुप्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती है जिनमें बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इस तरीके से ताकि उनको फायदा हो। बट उससे ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और उससे ओवरऑल इन्फ्लेशन पे भी उसका क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सॉरी। तो ये सारी चीजों को उन्होंने बताया कि हमारा एक्सेल सेक्टर अच्छा कर रहा है, बट स्टिल वी नीड टू बी वेरी कॉशियस, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ दिख रहा है, इसमें आपको ये 1920 का डेटा है, 2021 का है, 21-22 का रिसेंट डेटा है। तो इसमें आप देखोगे कि ये एक्सपोर्ट्स है आपके और ये इंपोर्ट्स है। आपको हर जगह नजर आ रहा होगा कि आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो आपके इंपोर्ट से कम है, ठीक है। ये आपके इंपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स आपके हमेशा ज्यादा है। इसका मतलब आप हमेशा किस में चल रहे हो, ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हो। अब आपको ये चेक करना है कि ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहां से आप देखोगे ट्रेड डेफिसिट आपका क्या हुआ, कम हुआ 2021 में, 141 था, इससे 75.87 पे आया, अभी रिसेंटली वापस 159 पे चला गया ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड आपको पता रखना है। ये तो पता चल रहा है कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट्स कम है एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये एक रिसेंट डेटा है, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में ही चल रहा है। Okay. आपको बैकग्राउंड से ज्यादा आवाज आ रही है क्या? नो सर। नहीं आ रही? ठीक, यार डीजे बज रहा है आसपास में। ओके ओके ओके, इस पिक्चर्स को देखो जल्दी दोनों को। रेजिलियंस, ये रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, रेजिलियंस ऑफ इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सरपास प्री कोविड लेवल। मतलब रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ये बोला है कि आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटी जो थी वो आपकी क्या हो गई थी, बिल्कुल डाउन हो गई थी, जस्ट बिकॉज कि क्या हो रहा था, कोविड-19 था। तो ये कह रहा है कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सरपास प्री कोविड लेवल, मतलब कोविड के पहले जो लेवल था ना उस लेवल से अब ऊपर जा चुका है, मतलब प्री कोविड लेवल से ऊपर चला गया, तो बेटर कंडीशन में आ गया है वापस। ये रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है, ठीक है। तो रेजिलियंस ऑफ इंडिया एक्सटर्नल सेक्टर कैसे है, वो रेजिलियंस ही बता रहा है। वापस हम ट्रैक पे आ गए हैं। सिग्निफिकेंट पिकअप इन नेट सर्विसेज, आपकी जो नेट सर्विसेज है, नेट सर्विसेज का क्या मतलब है, सर्विस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वही होगा नेट आपका। तो आपका सिग्निफिकेंट पिकअप इन नेट सर्विसेज, इंडिया सर्विसेज में पॉजिटिव में चलता है, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, तो सर्विसेज में इंडिया पॉजिटिव चलता है, तो पिकअप हुआ है नेट सर्विसेज में, ये अच्छा एक साइन है इंडिया के लिए। नेट कैपिटल फ्लो एट $65.6 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 21-22,
तो ये 21-22 में एक अच्छा खासा नेट कैपिटल फ्लो हुआ है, मतलब अच्छा खासा पैसा जो है इंडिया में क्या हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है, विच इज गुड साइन। क्योंकि इंडिया में जब पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स बढ़ रहा है, इंडिया का फॉरेक्स बढ़ रहा है, तो इंडिया का रेजिलियंस और बढ़ रहा है ट्रेड में, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये है कि वो जो फॉरेक्स आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, अभी एफडीआई के फॉर्म में आ रहा है कि एफपीआई के फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल फ्लो जो हो रहा है उसको हम देखेंगे आगे कि वो किस में जा रहा है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीओपी सरप्लस ऑफ दिस मच इन फर्स्ट हाफ, बीओपी सरप्लस में चला इस हाफ में। फॉरेक्स रिजर्व टच दिस दिसंबर 2021 तक वो काफी अच्छा फॉरेक्स हो गया इंडिया का। इंडिया वाज फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड एज ऑफ नवंबर 2022। ये रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है कितना है, फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व। ये कुछ इंडिया के कुछ फैक्ट्स हैं जो रेजिलियंस बता रहे हैं इंडिया की। फॉरेक्स रिजर्व आप देख रहे हो कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है लास्ट 4 साल में बढ़ ही रहा है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़ा है, ठीक है, ओके। अब ये जो ग्राफ है इसको आप ध्यान से देखो, ये इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स है। क्या है ट्रेडिंग पार्टनर्स? ट्रेडिंग पार्टनर्स मतलब इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ कितना कितना ट्रेड करती है उसको ये दिखा है। आप इसमें देखोगे 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22 रिसेंट डेटा ये है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, वो पिछले अगर 17, 18 में चाइना सबसे आगे था, 18, 19 में यूएसए आगे बढ़ा, यूएसए आगे है, फिर चाइना आगे आया और फिर यूएसए आगे है। तो 21, 22 में इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ध्यान रखना। यूएसए इज द इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हु इज एट सेकंड? सेकंड पे कौन है, चाइना है, दिख रहा है चाइना, ये चेंज हो रहा है ना, रेटिंग चेंज हो रहा है, चाइना आ रहा है 115.5 पे। फिर आप देखोगे थर्ड पे कौन आ रहा है, यूएई, ठीक है, यूएई 72.9 पे थर्ड पे आ रहा है। फोर्थ पे आप देखोगे कौन आ रहा है, सऊदी अरेबिया 42.9। फिफ्थ पे कौन आ रहा है, इराक। इराक से रिसेंटली ट्रेड इंडिया का बढ़ा है काफी, इसलिए ये बड़ा ऊपर आया। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट है। आपको सारा याद नहीं करना है, बट स्टिल आपको एटलीस्ट टॉप 5-6 तो याद रखना ही है कि किसके साथ इंडिया का ट्रेड कितना हो रहा है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए और चाइना के साथ ही इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहले नहीं था, नीचे था, देखिए एंटर किया है। ट्रेड विद इराक एंड ऑस्ट्रेलिया डबल्स, जर्मनी आउट ऑफ टॉप 10, जर्मनी बाहर हो गया इससे, और इराक और ऑस्ट्रेलिया आगे आ गया। देखो इराक और ऑस्ट्रेलिया देखोगे कि इराक के साथ ट्रेड जो है इंडिया का बहुत बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ट्रेड बड़ा है। तो आपको एक बेसिक ट्रेंड पता लगता है कि इंडिया का जो टॉप 5-6 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन है, ठीक है, ये चीज। सर इराक के साथ मेनली क्या ऑयल का होता है ना? यस, इराक के साथ लाइक ट्रेडिंग, इराक के साथ ट्रेडिंग लाइक ऑयल का ही होता है मेनली। ऑयल का होता है। ऑयल तो इंडिया को चाहिए ना, उनको भी तो हाँ, कुछ वही चाहिए ना जो इंडिया के पास है, ठीक है? इसमें रशिया नहीं है। रशिया नहीं है इसमें, रशिया के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये इंडिया के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। हाँ, रशिया भी होगा, आसपास ही होगा कहीं, तो इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये थोड़ा सा ऑब्स्क्यूर डेटा है, ये पिछले इकोनॉमिक सर्वे का है, इसमें ये चेंजेस आ गए हैं। आई थिंक हांगकांग नीचे चला गया है। इसमें आप देखोगे कि यूएसए, चाइना, यूएई, सऊदी एंड इराक, यही चल रहा है ना। तो इराक ऊपर आ गया है, सऊदी तक तो 4 चल ही रहे, हांगकांग नीचे चला गया ना, हांगकांग 30.1 पे नीचे चला गया है, इराक ऊपर आ गया है। तो ये 19-20 का है। तो इसमें आप देखोगे कि यूएसए टॉप पे चल रहा है, चाइना, यूएई, ये डेटा थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। ये परसेंटेज वाइज दे रखा है इन्होंने, टोटल परसेंटेज ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। तो परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो करीब करीब
11.3% जो है इंडिया का ओवरऑल ट्रेड यूएसए के साथ है, वॉल्यूम वाइज है ओवरऑल ट्रेड का। चाइना, यूएई, सऊदी या हांगकांग पीछे चला गया है, या ऊपर कौन आ गया है, इराक आ गया, डजंट मैटर, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहते हैं, ठीक है। इंडिया टॉप 5 इंपोर्ट्स एंड टॉप 5 एक्सपोर्ट, अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट क्या करता है सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड पेट्रोलियम, बेसिक सी बात है। इंडिया के पास क्रूड ऑयल है ही नहीं, तो इंडिया क्या करेगा, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा। और क्रूड ऑयल इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, उसके लिए हम थोड़ा सा हमने ग्राफ बना रखा है, उसमें हम देखेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि इंडिया की 5 कमोडिटी कौन सी है जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है टॉप में, और 5 कौन सी है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम वाइज है। तो सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट कर रहा है क्रूड पेट्रोलियम, ठीक है। सेकंड आ रहा है गोल्ड, गोल्ड इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है, ठीक है, बिकॉज इंडिया में लिमिटेड है, और जो भी है मोस्टली मंदिरों में रखा हुआ है, ठीक है। और इंडिया में क्योंकि कल्चर है ऐसा गोल्ड को वियर करने का, ठीक है, ऑर्नामेंट्स वगैरह में, तो गोल्ड की इंडिया में जरूरत होती है, तो गोल्ड इंडिया का करता है, इंपोर्ट करता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल एलपीजी इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। एलपीजी एक तरीके का क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। केरोसिन हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, आसफाल्ट हो गया, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। इंडिया इनको एक्सपोर्ट भी करता है, ध्यान रखना, इंडिया का इंपोर्ट भी आ रहा है, एक्सपोर्ट भी आ रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो इंपोर्ट करता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट्स भी है, ध्यान रखना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो क्रूड पेट्रोलियम तो इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो उनसे बनते हैं उनको इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब है कि जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको प्रोसेस करने के साथ पैरेलली कुछ और आपको क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि क्रूड ऑयल जब आता है इंडिया में, क्रूड ऑयल को आप रिफाइनरीज में क्या करते हो, रिफाइन करते हो तो अलग अलग लेयर बन जाती है। अलग अलग लेयर में आप देखते हो कि आपको सबसे पहले मिलता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो बहुत प्योर रहता है। जो सबसे प्योर रहता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, वो सबसे एक्सपेंसिव होता है, उससे ये जो जेट्स और हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं। उसके बाद आपको पेट्रोल मिलता है अगली लेयर में। पेट्रोल जो होता है वो उसके कंपेरेटिवली थोड़ा और प्योर होता है, थोड़ा कम प्योर होता है एटीएफ के कंपैरिजन में, उसको आप अलग से निकाल लेते हो। पेट्रोल की लेयर के नीचे आपको डीजल मिलता है, डीजल से फिर आपको केरोसिन मिलता है, केरोसिन के बाद फिर आपको और रिमेनिंग कुछ चीजें मिलती है। तो ये लेयर्स बन जाती है उसमें, जब आप उसको रिफाइन करते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद आपको और भी नए नए प्रोडक्ट्स उससे क्या करते हो, बनाते हो, वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर रहा है। कोल इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। कोल इंपोर्ट क्यों करता है, बिकॉज इंडिया में कोल क्या है, कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गया है भाई, रिप्लेनिशेबल नहीं है ना, खत्म हो जाएगा कोल, तो लिमिटेड रिसोर्स है। तो कोल इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। कोक एंड ब्रिकेट्स, ये जो कोक और ब्रिकेट्स तो पता ही है आपको, ठीक है, वो अलग अलग फर्नेसेस वगैरह में यूज होते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये कोल से ही जुड़ा हुआ कोक होता है, ठीक है, कोल से ही बनने वाला प्रोडक्ट है कोक जो है वो। कैसा दिखता है, वो शेप ही बता सकता है, ठीक है, राउंड राउंड सी ऐसी कॉइल्स उसकी बनी हुई होती है, दैट्स योर ब्रिकेट्स, ठीक है। कोक एंड ब्रिकेट्स होते हैं, वो भी इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है इंडिया को। तो ये कुछ मेजर इंपोर्ट्स है, सारा रट्टा नहीं मारना है, बट एटलीस्ट टॉप 5 तो आपको पता रखना ही है कि ये इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट करने वाला है, ठीक है। ये इंपोर्ट्स है। फिर टॉप एक्सपोर्ट्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, इंडिया में होते हैं, इंडिया डायमंड्स हो गए, और ये और भी हीरा पन्ना, ये सारी चीजें होंगी, प्रीशियस स्टोन्स, इनको एक्सपोर्ट करता है। ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स, ये इंडिया क्या करता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया, तो एक्सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल्स। गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल, अब गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल में आपको पता है कि प्रीशियस स्टोन्स तो हो गए, प्रीशियस मेटल्स भी हो गए, डायमंड्स वगैरह। अब इसमें गोल्ड में क्या है कि आपको जब रॉ गोल्ड मिल रहा है, उसको अब आप क्या कर रहे हो, कहीं ना कहीं ऑर्नामेंट्स वगैरह में बना रहे हो। तो गोल्ड वो जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, ऑर्नामेंट्स वगैरह है, वो डायरेक्टली रॉ गोल्ड नहीं है। रॉ गोल्ड इंडिया इंपोर्ट करता है, और ऑर्नामेंट्स वगैरह बन के क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गोल्ड की कैटेगरी में आ गए। आयरन एंड स्टील इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि आयरन एंड स्टील इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है। स्टील तो खैर बनाया जाएगा, ठीक है, आयरन और कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट वगैरह, तो काफी इंडिया में अवेलेबल है। तो ये कुछ इंडिया के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना, ठीक है, एक अच्छा, और ट्रेंडिंग तो ध्यान रखना ही है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखो लिखे हुए हैं, गैसोलीन, केरोसिन, एस्फाल्ट,
नाफ्था हो गया, एलपीजी हो गया, ये कुछ इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ वूपिंग 100 बिलियन इन रेमिटेंस इन 2022। भाई साहब ये अभी रिसेंट रिपोर्ट ही है, 4-5 दिन पहले की, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि इंडिया 2022 में करीब करीब 100 बिलियन का रेमिटेंस एक्सेप्ट करने वाला है। रेमिटेंस 100 बिलियन विच इज ह्यूज। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो आया है उसका वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक ही निकालता है। उन्होंने बताया कि 100 बिलियन करीब करीब 2022 के एंड तक इंडिया रिसीव कर लेगा। इट नोटेड दैट remittances to India, the world's biggest recipient, stood at 89.4 billion last year and will grow at 12% in 2022। मतलब इंडिया जो है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया ही रिसीव करता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि ग्रो करेगा। तो लास्ट ईयर करीब करीब कितना बता रहे हैं, 89.4 बता रहे हैं, और अभी कह रहा है कि 100 आप बिलियन चले जाओगे रेमिटेंस, क्योंकि इंडिया की बहुत सारे पॉपुलेशन है इंडिया की जो बाहर रहती है, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा बहुत ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। रेमिटेंस क्या है, स्पेंडिंग मनी इन पेमेंट और एज अ गिफ्ट, वो जो ट्रांसफर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करो जल्दी से। वेट, जल्दी से करो, आई एम कमिंग बैक। यस, आंसर दिया है किसी ने? ऐसे ऐसे कैसे आंसर दिए हो यार? ए ए, ओके, सेकंड का डी 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 ए डी ए डी, सबने ए डी दिया है, मतलब फर्स्ट का ए है, सेकंड का डी है। द कैपिटल, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है, पर 10 साल पहले करीब करीब। all import and export transaction of a country during a given period of time, normally a year. Goods exported from a country during a year, no, export की बात कर रहा है सिर्फ। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, नो, सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। हमको पता है कॉमन मैन इंडिविजुअल सब होते हैं इसमें, गलत हो गया। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, गलत हो गया। सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा है, हमारे पास तो करंट अकाउंट भी है, ये तीनों गलत है।
ए इसका करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल था ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है, डज नॉट। Export and import of good, it's a part of current account. Export and import of services, part of current account. Income receipts and payment, part of current account. Capital receipt and payment, this is not part, ये तो कैपिटल का पार्ट है। तो डी, ए और डी इसके आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है ना, सिंपल थे जी। Yes, sir. वेरी गुड। ये देखो, ये कुछ डेटा और देखो, कोशिश करिए कि आपको डेटा से अवेयर रखा जाए, बिकॉज डेटा से ट्रेंड समझ आता है, ठीक है। तो टॉप सोर्सेज ऑफ क्रूड ऑयल फॉर इंडिया, इंडिया के क्रूड ऑयल का टॉप सोर्स क्या है? आपको पता है कि इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। नंबर 1 पे आ रहा है इंडिया का, ये देखो है ना, नंबर 1 क्रूड पेट्रोलियम इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो जो कमोडिटी इंडिया बहुत ज्यादा क्रूड जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो उसका डेटा देखना वाजिब है। रिसेंट डेटा है ये, फाइनेंशियल ईयर 22 का और 23 वाले के फर्स्ट क्वार्टर तक का, तो कई मोर और लेस रिसेंट ही है ये। तो 22 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है ये, तो आप देख रहे हो कि इराक से सबसे ज्यादा इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है ना, एज अ परसेंटेज शेयर ऑफ इंडिया टोटल क्रूड। तो इंडिया का जितना टोटल क्रूड इंडिया इंपोर्ट करता है, उसका करीब करीब 25% इंपोर्ट कहाँ से होता है, इराक से होता है, इराक। ओके, तो सबसे मेजर इंडिया का इंपोर्ट होता है इराक से। रिसेंटली ये थोड़ा सा इसमें कम हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, माइनर सा थोड़ा कम हुआ है। सेकंड आप देखोगे सऊदी अरेबिया से। थर्ड आप देखोगे रशिया से। रशिया से आप देखोगे कि ये बहुत कम था, पहले बहुत कम इंपोर्ट कर रहा था, बट अभी रिसेंटली रशिया से बहुत बड़ा है। और ये स्पेसिफिकली हुआ है क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे ग्लोबल कम्युनिटीज ने और कंट्रीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने, कि रशिया से आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रशिया ने इंडिया को ऑयल ऑफर किया, तो इंडिया ने उसको मना नहीं किया। इंडिया ने बोला कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं और हम नहीं उस सैंक्शन को मतलब मानेंगे, ठीक है। सैंक्शन मतलब सैंक्शन रशिया पे लगा था, इंडिया ने ऑयल एक्सेप्ट कर लिया वहां से, ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। तो 12.9 इंडिया का बढ़ा है, ये इसलिए बढ़ा है, ठीक है। फिर यूएई से चल रहा है और यूएसए से भी इंडिया इंपोर्ट करता है। तो ये आपके ऑयल इंपोर्ट है। सबसे ज्यादा याद रखिए कि इराक से करता है और सऊदी अरेबिया से। तो इराक और सऊदी अरेबिया जो है इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर भी है, देखा ना आपने, ये देखो सऊदी अरेबिया और इराक, और ये दोनों टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर इसीलिए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑयल। इंडिया हैज रिड्यूस्ड द शेयर ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट इन रिसेंट ईयर्स। आपको पता है कि क्रूड ऑयल जो है वो मोस्टली कहाँ लोकेटेड है, करीब करीब 65% क्रूड ऑयल जो है वर्ल्ड का वो लोकेटेड है मिडिल ईस्ट में, मतलब अरेबियन कंट्रीज में। बट वेनेजुएला में और रशिया में और अदर कंट्रीज में भी क्या है, क्रूड ऑयल अवेलेबल है। इंडिया का मेजर इंपोर्ट, ये देखो येलो में दिख रहा है ना, ये येलो पूरा मिडिल ईस्ट है। तो अभी भी इंडिया का मेजर इंपोर्ट किसमें, ये 2001 से लेके 2020 तक का लास्ट 20 ईयर्स का डेटा है। लास्ट 20 ईयर्स में आप चेक करेंगे कि ये जो डेटा है आपको मोर और लेस नजर आ रहा है कि एक जैसे ही है, पर आपको नजर आएगा कि थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है थोड़ा, मतलब मिडिल ईस्ट से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मिडिल ईस्ट से कम हो रहा है। और आप देखोगे कि किससे बढ़ रहा है, ये ग्रीन वाला बढ़ा है, ग्रीन वाला है लैटिन अमेरिका से। लैटिन अमेरिका में कौन है, वेनेजुएला है। वेनेजुएला से इंडिया का क्या है, करीब करीब बढ़ा है थोड़ा, और भी कंट्री से थोड़ा थोड़ा क्या है, बढ़ा है। यूएसए से इंडिया का बढ़ा है, देखो पहले यूएसए से नहीं था, बट लास्ट 2-3 साल में आप देखोगे कि यूएसए से इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इस भी ट्रेंड को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि लास्ट 20 ईयर्स में मिडिल ईस्ट का जो शेयर है इंडिया के ओवरऑल इंपोर्ट में वो क्या हुआ है, कम हुआ है, यूएसए का शेयर बढ़ा है। ये क्योंकि इंडिया देखो सारे कमोडिटीज कितना इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, उसका डेटा हम याद नहीं करते, ये आपको याद रखना जरूरी भी नहीं है। बट क्योंकि ये कमोडिटी इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा टॉप इंपोर्ट है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री से आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंडिया के लिए वो जरूरी होता है वो कमोडिटी। इंडिया वॉज द सेकंड टॉप नेट क्रूड ऑयल इंपोर्टर ऑफ दिस, मतलब इंडिया जो है सेकंड रैंक पर है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में, सेकंड पे। आई थिंक फर्स्ट पे यूएसए है, ये चाइना है, ठीक है, इंपोर्ट करने में। तो इंडिया जो है
क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में सेकंड रैंक पर है, बिकॉज इंडिया पे क्रूड ऑयल है ही नहीं, बिल्कुल है, बहुत कम है, एकदम नेग्लिजिबल है। और इंडिया की नीड्स तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, व्हीकल्स इतने ज्यादा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में, तो क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया सेकंड उसका इंपोर्टर है। इंडिया इंपोर्ट्स 82% ऑफ इट्स ऑयल नीड्स। इंडिया ऑयल नीड्स का 82% क्या करता है, इंपोर्ट करता है। एम्स टू ब्रिंग डाउन टू 67 बाय 2022। तो इंडिया चाहता है कि इसको मैं क्या करूं, कम करूं 2022 तक। 2022 तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, बट बीच में कोविड आ गया तो ये टारगेट फिर से रिवाइज होगा। बाय रिप्लेसिंग इट विद लोकल एक्सप्लोरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडिजिनियस एथेनॉल फ्यूल। मतलब आपको पता है कि जब आपके पास ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि अगर आपके पास अवेलेबल है इंडिजिनियसली, तो आप कोशिश करो कि उसको इंपोर्ट करने की बजाय इंडिजिनियसली इंडिया में ही क्या करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करके माइन करो और उसको यूज करो। तो इंडिया में एक्सप्लोरेशन को लेके पॉलिसी बनी हुई है कि इंडिया में अगर हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है तो किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उनका एक्सप्लोरेशन करोगे। ठीक है, उस पॉलिसी को हम देखने वाले हैं। इंडिया को अपनी पहली दो यहाँ पर समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि क्रूड ऑयल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल है तो वो खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली जैसे जैसे स्कार्सिटी होगी उस रिसोर्स में, वैसे वैसे उसका प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। और प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि डिमांड तो रहेगी, सप्लाई नहीं रहेगी तो उसका प्राइस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसकी अफोर्डेबिलिटी कंट्रीज के लिए क्या करेगी, प्रॉब्लम करेगी। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि वो खत्म हो जाएगा क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो करंट सिस्टम है, इसीलिए हम किस पे जा रहे हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। क्रूड ऑयल से अभी हम देख रहे हैं पेट्रोल और ये सब चीजें चला रहे हैं, पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चला रहे हैं। धीरे धीरे हम शिफ्ट हो रहे हैं किसकी तरफ, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया में उसकी भी पॉलिसी बनी हुई है। ठीक है, तो उस पॉलिसी को भी हम देखेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इंडिया को अपना डोमेस्टिकली पहले तो एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करना है कि आप इंडिया में एक्सप्लोर करो कि अवेलेबल है तो उसको निकालो, माइन करो, यूज करो। सेकंड चीज है कि आपको शिफ्ट होना है अदर वेंचर्स पे, अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज पे, क्रूड ऑयल से। तो इंडिया का अभी जो 82% इसकी ऑयल नीड्स है ना, वो इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया उसको डाउन करना चाह रहा है, और डाउन कैसे करेगा, बाय रिप्लेसिंग इट विद लोकल एक्सप्लोरेशन। इंडिया में एक्सप्लोर करो, रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंडिजिनियस एथेनॉल फ्यूल। तो रिन्यूएबल एनर्जी सबसे पहले जाओ। ठीक है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, आप सोलर में जा रहे हो या आप विंड में जा रहे हो या किसी और रिन्यूएबल एनर्जी में जा रहे हो, तो आपकी एनर्जी नीड क्या हो जाएगी, एनर्जी नीड तो है बट एनर्जी की जो सप्लाई होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, रिन्यूएबल में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको फिर जो ऑयल नीड्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है, बिकॉज समय आ गया है कि आप शिफ्ट करें। अगर इस पूरे सिस्टम में पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, भाई आप जो कन्वेंशनल चीजें हैं उससे आगे बढ़ के कुछ नया सोचो, बिकॉज क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी क्राइसिस है जो कि अभी बिल्कुल दरवाजे पे ही खड़ी है पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। और इससे डील करने के लिए अगर अभी आप स्टेप नहीं उठाएंगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, देर हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज जो है वो इस बारे में क्या करता है, कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा सकता है। उसकी रिसेंटली मीटिंग अभी हुई थी, ठीक है, जिसमें एक नया मैकेनिज्म भी बना, फिर उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको ये समझने वाली बात है। तो इंडिया अपने डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे ध्यान देगा और कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने पे भी क्या करेगा, ध्यान देगा। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। अब यहाँ पे देखो, मैंने बोला डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करना है, यस, ओके। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करना है तो उसके लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इंडिया में, उसके अंदर ये ऑफिस है। इसमें ध्यान से देखो, बिफोर द 1991 एलपीजी रिफॉर्म, आपको पता है 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हमने नहीं पढ़े अभी तक, हम प्लानिंग जब पढ़ेंगे, प्लानिंग वाले चैप्टर में उसमें पढ़ेंगे कि एलपीजी रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, पर थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है पहले। ठीक है, तो 1991 से पहले इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा फ्रीडम मिला, ठीक है, और थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ। तो बिफोर 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स ओनली ओएनजीसी, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो कि एक पीएसयू है, एंड अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज वर अलाउड टू एक्सप्लोर द ऑयल, गैस एंड हाइड्रोकार्बन रिजर्व इन इंडिया। 1991 से पहले सिर्फ
ये ओएनजीसी और पब्लिक सेक्टर पीएसयूज जो थी वो ही अलाउड थी कि आप हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में जाएंगे। बट अंडर 1991 लिबरेशन नॉर्म्स दिस सेक्टर वाज ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स एज वेल। तो 1991 में इसको ओपन कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। इन 1997 न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP, 1997 में क्या आया, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी टू अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज यूजिंग बिडिंग एंड ऑक्शन सिस्टम। तो ये NELP एक पॉलिसी आई थी एक्सप्लोरेशन की, पर इस पॉलिसी में क्या थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी। इसमें ये था कि इनका मेन मकसद था कि आपको पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को क्या बिडिंग और ऑक्शन से लाइसेंस देने, पर ये जो प्रोसेस थी बहुत कम्बर्सम थी और एक ईज ऑफ डूइंग नहीं था उसमें। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वेंचर नहीं था ये, तो बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लोरेशन में गया नहीं मामला। तो 2016 में एक न्यू पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, जो इस पॉलिसीज में जो थोड़ी बहुत कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए, बिकॉज इसमें क्या होता था, नेल्प की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये हाइड्रोकार्बन की पॉलिसी थी कि आप हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लोर करो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में भाई साहब आप जो क्रूड को भी करोगे या आप गैस को भी करोगे, सारी चीजों को करोगे। इसमें क्या हो रहा था, अगर आप एक हाइड्रोकार्बन आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप उसके लिए लाइसेंस लो, फिर आपको अगर कोई और हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर करना है तो आपको फिर से लाइसेंस लेना पड़ता था। हर हाइड्रोकार्बन के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता था, उसमें टाइम लग जाता था, कम्बरसम प्रोसेस था। तो ये एक बड़े इसका क्या था, इसका एक नेगेटिव पॉइंट था। इसको इन्होंने रिजॉल्व कर दिया इस पॉलिसी में गवर्नमेंट ने। नेल्प वाज रिप्लेस्ड बाय हेल्प, ठीक है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंस पॉलिसी, ये न्यू पॉलिसी है, अभी रिसेंटली यही चल रही है। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी जो चीज कर ली इन्होंने, बोला सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस सफिशिएंट टू एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब आप एक लाइसेंस लो, कोई भी प्राइवेट प्लेयर, और आपको जो भी एक्सप्लोरेशन करना है जिस भी हाइड्रोकार्बन का, आप फ्री हो एक्सप्लोर करने के लिए फ्रॉम द गिवन एरिया। ऑयल, गैस, कोल बेड, मीथेन, शेल गैस, टाइट गैस, ठीक है, ये सारी गैस हाइड्रेट्स, इन सबको मतलब बहुत लिस्ट बना दी पूरी कि आप इनको, इनमें से किसी को भी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो सिर्फ सिंगल लाइसेंस ले लो, कर पाओगे, एक्सप्लोरेशन अलाउ कर दिया आपको। देखो ये जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, ठीक है, ये पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का ऑयल पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है। ऑयल पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, 85% करीब करीब इंडिया ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल नीड्स इंपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तो फॉरेक्स पे बहुत एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। फॉरेक्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो इंडिया का फॉरेक्स क्या होता है, कम होता है। कम होता है फॉरेक्स तो इंडिया को इंपोर्ट करने में दिक्कत हो जाती। अल्टीमेटली इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आना चाहिए, मतलब इंडिया के पास अच्छा खासा क्या बचना चाहिए, पैसा बचना चाहिए। अगर क्राइसिस आती है तो इंडिया इंपोर्ट कर पाए उन चीजों की जिनकी इंडिया को जरूरत है। तो पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि आपको शिफ्ट होना है सस्टेनेबल चीजों पे, इसीलिए भी आपको कम करना है। और आप डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन करोगे तो आपकी जो डिपेंडेंस होगी फॉरेन कंट्रीज पे वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये पॉलिसी थोड़ी लिबरल है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अलाउ कर रही है इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स को कि आप इंडिया में क्या करो, एक्सप्लोरेशन करो, ठीक है। तो इन्होंने सिंगल यूनिफॉर्म लाइसेंस बना दिया सारे, किन के लिए, हाइड्रोकार्बन्स के लिए। गवर्नमेंट टू रिसीव अ शेयर फ्रॉम ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम दिस इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ये तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पार्ट है इसका। रिलैक्स नॉर्म कर दिए, ओपन एक्रिएज पॉलिसी, ये देखो कंपनी कैन पिक एंड चूज द ब्लॉक्स फ्रॉम द डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है। पहले क्या हो रहा था कि आपको, आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको एरिया दे रहे थे, उसी में आप एक्सप्लोर कर सकते थे। अब आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि जो डेजिग्नेटेड एरिया है उसमें से आप क्या कर सकते हो, एरिया चूज कर सकते हो एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये कुछ थोड़ा सा लिबरल मामला हो गया इस HELP वाली पॉलिसी में। तो ये इसके लिए एक्सप्लोरेशन की पॉलिसी हो गई हाइड्रोकार्बन की, ठीक है। अब ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OPEC, अभी मैंने ओपेक बोला था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि पेट्रोल की प्राइस को ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि पूरा सप्लाई चेन जो होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है अपने प्रॉफिट के लिए। इसी वजह से ग्लोबल इन्फ्लेशन भी आ सकती है और आती भी है। तो OPEC इज ए परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी एंड वेनेजुएला। ये वेनेजुएला ये लैटिन अमेरिका है, ठीक है। इंडिया का वेनेजुएला से जो इंपोर्ट हो रहा है, लैटिन अमेरिका से काफी ऑयल इंपोर्ट करता है इंडिया में, ठीक है। ये जो ओपेक है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, मतलब क्योंकि इनके पास सरप्लस में पेट्रोल है,
तो ये पेट्रोलियम को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि ये पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये चाहते हैं कि हम पेट्रोलियम की प्राइस को क्या करें, कंट्रोल करें, क्योंकि ये बहुत, अब देखो, इट एम्स टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट। मतलब इनका मेन एम है कि ये प्राइस ऑफ ऑयल को क्या करें, कंट्रोल करें। अब क्योंकि ये कंट्रीज जो है एक बहुत मेजर चंक ऑफ जो वॉल्यूम है ऑयल का उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और ओवरऑल एक्सपोर्ट का एक बहुत मेजर चंक, करीब करीब 50% से ज्यादा इन कंट्रीज से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो एक्सपोर्ट होता है तो ये कंट्रीज ऑयल की सप्लाई को क्या कर सकती है, चेक कर सकती है, सप्लाई को चेक कर सकती है। मतलब अगर ये चाहेंगे कि मार्केट में ऑयल की स्कार्सिटी करनी है तो ये सप्लाई को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। ये सप्लाई को स्टॉप करेंगे, डिमांड तो रहेगी, सप्लाई स्टॉप कर देंगे तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो इनको फायदा हुआ, बिकॉज ऑयल का प्राइस कंपनी डिसाइड नहीं कर रही है, ऑयल का प्राइस जो है मार्केट की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, कार्टेल। कार्टेल मतलब एक ग्रुप है जो चीजों को थोड़ा स्कैंडलाइज कर सकता है, मतलब चीजों को, प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, मार्केट को। It's aim to manage the supply of oil in effort to set the price of oil in the world market in order to avoid fluctuation that might affect the economies of both producing and purchasing countries। ठीक है, OPEC has a total 14 members, अभी इसके 14 members हैं, ये दिख रहे हैं इसमें शायद सारे 14 ना हो, है शायद सारे, ठीक है, सारे हैं, 14 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ है बराबर, 15 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गए, ठीक है। हो सकता है एक आध कोई ज्यादा होगा, तो कोई नया मेंबर बना होगा तो नहीं पता। कॉन्गो, ये रहा कॉन्गो, ठीक है, इक्वेडोर, वेनेजुएला। ओपेक मेंबरशिप इज ओपन टू एनी कंट्री, कोई भी कंट्री पार्ट बन सकती है, बट वो एक्सपोर्टिंग कंट्री होनी चाहिए, ऑयल एक्सपोर्टिंग, अदरवाइज नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता है। चले, चलो, नेक्स्ट इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सब चीजें जो पढ़ रहे हैं अभी ना, ये ओपेक वगैरह और ये सारी, ये आपकी एक्सटर्नल सेक्टर से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में काम आएगी। अब आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत सिंपल सी चीज है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंट्री के अंदर सिचुएटेड है, कंट्री के अंदर सिचुएटेड है, बट उसको टैक्स पर्पसेस के लिए फॉरेन कंट्री माना जाता है, टैक्स पर्पसेस के लिए उसको फॉरेन कंट्री माना जाता है। ध्यान से सुनना, इसके एम्स भी देखने हैं हमको। टैक्स पर्पसेस के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को क्या माना जाता है, फॉरेन कंट्री माना जाता है। पढ़ो उसको। An SEZ is a territory within a country that is typically duty free, fiscal concession, and has different business and commercial laws chiefly to encourage investment and create employment। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा 500 एकड़ का एरिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो उसके अंदर जब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन कराएगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो उसको फिर उस कंट्री के जो टैक्सेशन के लॉ होंगे वो उस पर्सन पे नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है। उनके लिए एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए एक अलग रूल्स रेगुलेशन बना दिए, उसको ड्यूटी फ्री जोन बना के रखते हैं, ताकि वहां पे इन्वेस्टमेंट और वो सारी चीजें क्या हो, प्रमोट हो पाए। और क्योंकि अल्टीमेटली बना हुआ आपकी कंट्री के अंदर है, तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा या कोई और भी इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि नॉर्मल कंडीशन में इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्टेड नहीं था, बट SEZ में उसको इंसेंटिव मिला तो उसने इन्वेस्ट किया, तो फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा तो मनी तो आएगा ही, उसके साथ साथ आपको टेक्निकल नो हाउ भी मिलेगा। तो फॉरेन कंट्री से सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं आता ना, टेक्निकल नो हाउ भी आता है। और ये छोटा मोटा एरिया नहीं होता, एक छोटी दुकान दे दी, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। सो दैट्स द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक बार और बोलेंगे प्लीज। देखो, एक कंट्री के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे SEZ है, तो क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में किसी को बिजनेस में इतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, बट SEZ एक एरिया असाइन कर दिया गवर्नमेंट ने कि ये 500 एकड़ का एरिया है, ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें जब आप इन्वेस्ट करोगे तो जो नॉर्मल टैक्सेशन के लॉ लग रहे होते हैं वो आपके ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। वहां पे इन्वेस्टमेंट और सारी
अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए ही उस एरिया को अलग से असाइन किया है। तो नॉर्मली अगर बाहर आपका टैक्स रेट ज्यादा लग रहा था तो अंदर जाके या तो टैक्स कम लगेगा या लगेगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह की कोई चीज बनाने की कोशिश की जा रही है। उससे क्या होगा कि एक मान लो कोई अच्छी खासी टैक्स रेट देख के कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, बट SEZ में जब उसको थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट रेट मिलेगा या ड्यूटी फ्री जोन दिखेगा तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि वो वहां आके क्या करे, इन्वेस्ट करे। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट की टर्म्स में कि लोग आके इन्वेस्ट करेंगे उसमें। तो दैट इज योर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ are created also to better administer these areas, thereby increasing the ease of doing business। अब आपको पता है कि भाई पूरा एरिया ही जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बनाया गया है, तो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका पॉसिबल होता है रादर देन गोइंग इनटू डिफरेंट एरियाज एंड चेकिंग ऑल दीज थिंग्स। तो वो कनेक्टेड रहेगा एक एरिया से तो ज्यादा बेटर हो पाएगा एडमिनिस्ट्रेशन भी। और स्पेसिफिकली डीमार्केटेड एरिया, फिर से पढ़ो इसको, न्यू डेफिनेशन। और स्पेसिफिकली डीमार्केटेड एरिया ऑफ इंडिया विच इज डीम्ड एज फॉरेन टेरिटरी। डीम्ड मतलब उसको माना जा रहा है, विच इज डीम्ड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स लॉज एंड ट्रेड लॉज। फॉरेन टेरिटरी उसको माना जा रहा है टैक्स लॉ और ट्रेड लॉ के लिए। thus exempted from some taxes or subject to lower rates of taxes of union states। मतलब या तो वो exempted रहेंगे कई टैक्सेस से, या फिर उस एरिया में अगर या उस पर्टिकुलर जगह में आप इन्वेस्ट कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स रेट रिलेटिवली क्या रहेगी, कम रहेगी। और ये क्यों किया गया, ताकि आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर पाओ। और इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा तो डेफिनेटली FDI FPI सारी चीजें प्रमोट होगी। FDI प्रमोट होगा तो वो अपने साथ टेक्निकल नो हाउ भी लेकर आएंगे, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके बाद वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इंडिया में मेक इन इंडिया को भी उससे क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, क्या इंडिया के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है। ओके, तो दैट इज स्पेसिफिकली डीमार्केटेड एरिया, दैट इज कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एंड डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब अगर आप उस एरिया में हो और आप इंपोर्ट कर रहे हो कोई चीज, ठीक है, तो आपको किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं देनी है, मतलब उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है। 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एक्सपोर्ट इनकम फॉर फर्स्ट 5 ईयर। मतलब अगर आप एक्सपोर्ट से इनकम कर रहे हो तो शुरू के 5 साल तक आपको किसी तरीके का कोई इनकम टैक्स नहीं देना है अपनी एक्सपोर्ट इनकम पे, और अगले 5 साल तक 50% और नहीं देना है, समझ रहे हो। मतलब एक्सपोर्ट इनकम जो होगी आपकी, आप अगर SEZ में इन्वेस्ट कर रहे हो, SEZ में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी जो एक्सपोर्ट इनकम रहेगी शुरू के 5 साल तक, उस पर 100% इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 50% फॉर 5 ईयर्स देयर आफ्टर, उसके बाद अगले 5 साल तक 50% एग्जेम्पशन रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशंस दिए हैं ताकि आप कर पाओ, इन्वेस्टमेंट को इंकरेज कर पाओ, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी और डोमेस्टिक भी। एग्जेम्पशन फ्रॉम GST एंड लेवीज इम्पोज बाय स्टेट्स, जिस स्टेट में है वो उसकी जो टैक्सेस है उस पर भी क्या करेंगे, वो थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे। इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टम ऑफिसर प्रेजेंट रहेंगे जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, बट आपके जो रूल्स रेगुलेशन रहेंगे वो बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है। Special Economic Zones Act was passed in 2005 that came into force along with the SEZ rules in 2006. State government can forward proposal to create SEZ to union government. अगर कोई स्टेट SEZ क्रिएट करना चाहता है अपनी टेरिटरी में तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेज सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उसको क्या करती है, एनालाइज करती है और अप्रूव करती है। तो इसका मेन एम क्या है, SEZ का बहुत सिंपल सा एम है, नॉर्मल जो कंडीशंस है कंट्री की, टैक्सेशन लॉज है, उस वजह से people and those who want to invest but they are somewhere hesitating because of the higher interest rate or higher custom duties and all these things, they should come and invest. So we are relaxing the conditions for a particular area, ठीक है। पूरी कंट्री की रिलैक्स नहीं कर रहे, हम उस पर्टिकुलर SEZ की रिलैक्स कर रहे हैं ताकि आप वहां के इन्वेस्ट करो। और वो कहीं ना कहीं है तो इंडिया में सिचुएटेड ना, तो कमोडिटीज कंसीडर तो इंडिया में करी जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, कहीं ना कहीं सोशल उसका क्या होगा, एक बेनिफिट होगा इंडिया को। प्रेजेंटली 379 SEZs are notified, out of which 265 are operational, ठीक है। About 64 of the SEZs are located in 5 states,
मतलब 397 नोटिफाइड है, 265 काम कर रहे हैं। 64 जो एसईजेड है 5 स्टेट्स में है, तमिलनाडु, तेलंगाना और इधर, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि साउथ इंडिया में ज्यादा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र एंड महाराष्ट्र, इन 5 स्टेट्स में बहुत ज्यादा है। Now, what are the objectives? ठीक है, objectives of the SEZ. First, the foreign investment. Attract FDI. अगर आपकी जो टैक्सेशन लॉ है या टैक्स रेट्स है वो अगर कम रहेगी और आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करने पे आप बहुत ज्यादा उनको कंप्लायंस रिलेटेड बर्डन नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में आएगा। तो एसईजेड एफडीआई को क्या करता है, प्रमोट करता है। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है भाई साहब, अगर एफडीआई इंडिया में आएगा और वो इन्वेस्ट करके वहां पे फैक्ट्री रन करेंगे अपनी, तो एम्प्लॉयज को प्लेन में भर के अपने साथ थोड़ी लाएंगे, एम्प्लॉयज तो लोकल ही होंगे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट क्या करेगा, जनरेट करेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सपोर्ट ऑफ एन एक्सपांसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म स्ट्रेटेजी। अब देखो, अगर इंडिया में एसईजेड में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, तो इंडिया के पास अच्छा खासा क्या होगा, कैपिटल इनफ्लो होगा। कैपिटल इनफ्लो होगा तो इंडिया कहीं ना कहीं एक्सपेंशनरी पाथ पे जाना चाहेगा, तो एक एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन वाले पाथ पे जाने का भी है। सेकंड चीज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगी तो पॉवर्टी पे क्या होगी, रिडक्शन होगा। पॉवर्टी रिडक्शन होगा तो एक कहीं ना कहीं एक सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी इंडिया को मिलेगा। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली चीज में भी इंडिया को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो कंडीशंस है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की देख लो या पॉवर्टी की देख लो, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाले ट्रैक पे जा सकता है इंडिया। पॉलिसी टेस्टिंग, पॉलिसी टेस्टिंग मतलब सैंड बॉक्सेस टू प्ले विद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। सैंड बॉक्सेस क्या होते हैं, सैंड बॉक्सेस का मतलब है कि आप जब कोई क्या बोलते हैं, कोई फेयरनेस क्रीम लेकर आते हो, ठीक है, जो थोड़ी सी अलग वाली है, लाइक एक नॉर्मल नहीं जो ऑर्डिनरी यूज हो रही, कोई फेयरनेस क्रीम आपने खरीदी 4-5 हजार की, तो वो पहले उसमें लिखा होता है कि ट्राई टू यूज, एक छोटा सा पैच जो है आप पहले अपने हाथ पे लगा कर देखें, अगर आपको इचिंग हो रही है या आपको जलन हो रही है, ठीक है, तो आप उसको यूज ना करें। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ सैंडबॉक्स। मतलब सैंडबॉक्स मतलब आप क्या कर रहे हो, एक पॉलिसी ला रहे हो या एक कोई रूल बना रहे हो, उस रूल को पहले आप लिमिटेड एटमॉस्फेयर में क्या करते हो, यूज करके देखते हो, लिमिटेड एटमॉस्फेयर में। इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, जो होता है ना पायलट प्रोजेक्ट, कि हाँ गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ओवरऑल इंडिया के लिए लगाना है, बट पहले वो किसी सिटी में चलाती है। जैसे स्वच्छ भारत हो गया, स्वच्छ भारत के अंदर मान लो कोई एक नई मशीन आई है, उस मशीन को उनको सारे सिटीज में सप्लाई करना है सैनिटेशन के लिए, तो पहले वो क्या करते हैं, पायलट प्रोजेक्ट चलाते हैं, डायरेक्ट पूरे इंडिया में नहीं लगाते। पायलट प्रोजेक्ट में कहते हैं कि हाँ एक काम करते हैं, सबसे पहले कैलकाटा में इस मशीन को क्या करते हैं, सैनिटेशन के लिए यूज करने के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट लाया, 2 महीने वहां पे यूज किया, तो पहले वहां यूज किया फिर सब जगह लगाया। तो ये जो एसईजेड वाले एरिया होंगे ये सैंडबॉक्स की तरह काम कर पाएंगे, कि वहां पे आप क्या कर लोगे, कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी है तो आप वहां पे उनपे पहले इंप्लीमेंट करके देख सकते हो, उसके बाद आप ओवरऑल सारी जगह पे इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर सकते हो। सॉरी, ठीक है। So these are some objectives which you need to keep in mind. The board of approval is the apex body and headed by secretary, Department of Commerce. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल भेजता है तो एक बोर्ड होगा अप्रूवल के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करेगा। तो एसईजेड को अप्रूव करने का काम कौन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये एक इंपॉर्टेंट कमिटी है, बाबा कल्याणी कमेटी। यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, बाबा कल्याणी कमेटी इंपॉर्टेंट कमिटी थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बनाई थी। एसईजेड जो पॉलिसी थी इंडिया की उसको स्टडी करने के लिए बनाया था। सबमिटेड कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने सबमिट किए बाबा कल्याणी कमेटी ने। प्रीलिम्स में आ सकता है कि बाबा कल्याणी कमेटी किससे रिलेटेड है, रिकमेंडेशन तो नहीं पूछेंगे वो, बट स्टिल ये याद रखना कि एसईजेड से जुड़ी हुई है। ठीक है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए, इन्होंने बोला कि प्रोसीजरल रिलैक्सेशन करो, एमएसएमई को प्रमोट करो। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ेंगे। तो एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए बोला इन्होंने कि एसईजेड में एमएसएमई का इन्वेस्टमेंट प्रमोट करो और प्रोसीजरल रिलैक्सेशन थोड़े और लेकर। ठीक है, उनको इनेबलर बनाओ। इनेबलर मतलब उनको बिजनेस करने में और हेल्प करे वो, तो प्रोसीजरल रिलैक्सेशन के लिए बोला। तो बाबा कल्याणी एक कमेटी थी, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रिकमेंडेशन का रट्टा नहीं मारना है, जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपके माइंड में एक ट्रेंड बन जाना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो जब आपको ये समझ में आएगा कि बाबा कल्याणी कमेटी ने क्यों बोला एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज एमएसएमई आज भी अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो एमएसएमई आज भी इंडिया में हाईएस्ट जॉब प्रोवाइडर है।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इसमें हाईएस्ट जॉब अभी भी है, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्री वाइज देखोगे तो टेक्सटाइल है एग्रीकल्चर के बाद, टेक्सटाइल में सबसे ज्यादा करीब करीब 20% ऑफ पॉपुलेशन और द वर्क फोर्स इज इन्वॉल्व इन द टेक्सटाइल। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोसीजरल रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने बोला, ठीक है। और SEZ में काफी इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जो है लास्ट 5 ईयर में प्रमोट हुई है, तो SEZ इज अ गुड आइडिया, ठीक है। दिस इज योर SEZ, ठीक है। SEZ हो गया। अब देखो, अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अब हम करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब दो इन्वेस्टमेंट देखे थे हमने, एक देखा था FPI और एक देखा था FDI, दो देखे थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। अब बहुत सिंपल सा है, FPI और FDI को दो लाइन में समझ लो। FPI जो आपके सामने खुला हुआ है वो ये होता है कि जब कोई फॉरेन पर्सनल, फॉरेन है ना, मतलब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया के बाहर वाले सारे फॉरेनर है, तो अगर कोई फॉरेन पर्सनल कंपनी या गवर्नमेंट कोई भी इंडिया की कंपनीज में शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, किसमें इन्वेस्ट करती है? सिक्योरिटीज में। किसमें? सिक्योरिटीज में। तो अगर कोई फॉरेनर इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कहा जाएगा आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। किसमें कर रहा है? सिक्योरिटी मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस के शेयर किसी फॉरेनर ने खरीद लिए इंडिया में, सुबह रिलायंस का शेयर खरीदा उसने 9 बजे, ठीक है, 2 दिन 3 दिन अपने पास रखा, उसको प्रॉफिट हो रहा हो तो ठीक, तो उसको नहीं अच्छा लगा उसने बेच दिया, 2 से 3 दिन में उन्होंने बेच दिया शेयर को। मतलब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, सुबह खरीदा शाम में बेच सकता है, अभी खरीदा उसके तुरंत बाद बेच सकता है। मतलब पैसा अगर इन्वेस्टमेंट आया तो इमीडिएटली आ गया, सुबह 9 बजे आपको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे पैसा आया, ठीक है, विद इन 1 घंटे बाद वो वापस निकाल सकता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा क्या है? फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, या ऐसा कहो उसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, कभी भी वापस क्या कर किया जा सकता है? निकाला जा सकता है। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कंट्री के सिक्योरिटी मार्केट में आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट इज योर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इसके साथ जुड़ा होता है FDI, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका होता है वो होता है कि जब आप किसी कंट्री में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको कहते हैं FDI। क्या कहते हैं? FDI। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक को मत लो, कोई भी अमेरिका की कंपनी है, वो इंडिया में आके प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि लुई विटो है, वो इंडिया आ रही है और इंडिया आके क्या करना चाह रही है? प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रही है अपने ब्रांड का, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया में आए, उन्होंने अच्छा खासा लैंड खरीदा, लैंड खरीदने के बाद उन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई, इन्वेंट्री बनाई, उसके बाद मशीनरी लगाई, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट दिया लोगों को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसमें वो कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सारा काम खुद ही करें, हो सकता है जॉइंट वेंचर हो सकता है 50% पैसा वो लगा रहे हो, बाकी कोई और लगा रहा हो, ठीक है। तो ये होता है। तो FDI लॉन्ग टर्म होता है, उसकी लिक्विडिटी कम होती है एज कम्पेयर टू FPI, बिकॉज FDI में ऐसा नहीं होगा कि 100 करोड़ रुपए का कुछ लैंड खरीदा और 2 दिन बाद बेच दोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो आया है तो इन्वेस्टमेंट करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, वो अपने साथ टेक्निकल नो हाउ भी लेके आ रहा है, वो अपने साथ वहां का वर्क कल्चर भी लेके आ रहा है, ठीक है। पर FPI में ऐसा नहीं होता, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ पैसा लगाया, प्रॉफिट लिया और निकले। सर यस, सर FDI में फॉरेन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही कर सकते हैं तो? कोई भी कर सकता है, थैंक यू। ठीक है। इंडिविजुअल कर सकता है, कंपनी कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, कोई भी कर सकता है। सर दोनों में ही, लाइक FPI FDI यस, दोनों में ही, FPI FDI दोनों में, FDI FPI दोनों में। मतलब गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि उसके पास पैसा है और उसको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कर सकती है वो, ठीक है, कर सकती है। यूजुअली नहीं करते, ठीक है, बट कर सकते हैं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं होते उन पे। तो FPI क्या है? इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल एसेट्स फ्रॉम अ कंट्री आउटसाइड ऑफ द इन्वेस्टर्स ओन। FPI होल्डिंग्स कैन इंक्लूड स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
ठीक है, इन सब में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। An individual investor interested in opportunities outside their own country is most likely to invest through an FPI. अब पाकिस्तान में कोई बंदा रहता है, उसको पता है कि पाकिस्तान के मार्केट में तो कुछ रखा नहीं, डूब रहा है, तो उसने बोला कि इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगा सकता है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी पर्सन पैसा लगा रहा है उस पर्सन को इंडिया के रेगुलेटर से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। मतलब अगर पाकिस्तान का कोई बंदा है, उनको इंडिया के शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो पहले उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेबी, उस सेबी में क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पैसा लगा पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं तो कोई भी कभी भी आके कोई भी इलिसिट पैसा, गलत पैसा लगा के चले जाएंगे। ठीक है, वैसा नहीं करना है। तो एफपीआई रजिस्टर्ड होते हैं, तो अब उसको पता है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा है, तो वो मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट थ्रू एन एफपीआई। एफपीआई के थ्रू क्या करेगा, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगा। ऑन अ मोर मैक्रो लेवल, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट, ये हमने देखा है, शोन ऑन इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी में शो होता है, इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में, कैपिटल अकाउंट में। इट इज अ फॉरेन एंटिटी रजिस्टर्ड एट द रेट सेबी एंड कैन बाय अप टू 10% इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी। तो ये यहाँ पर है कि आप इक्विटी और शेयर में सिर्फ अप टू 10% तक का ही मामला है यहाँ पे। ठीक है, ये एक थ्रेशोल्ड है, अप टू 10%। ठीक है, ज्यादा में जाओगे तो फिर आप कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होने लग जाओगे, तो वो फिर एफपीआई नहीं रहेगा, वो आपका एफडीआई में चला जाएगा। तो 10% तक मामला आ रहा है तो एफपीआई में रहेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सेबी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रीवियसली दे वर कॉल्ड एफआईआई। देखो, एफपीआई को पहले क्या कहा जाता था, एफआईआई कहा जाता था। तो ये वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि कई जगह अभी भी यही वर्ड यूज होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वही है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है। ठीक है, एफपीआई को पहले एफआईआई कहते थे एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्यूएफआई भी कहते थे। बट इन 2013 सेबी मर्ज्ड देम ऑल इनटू सिंगल कैटेगरी एफपीआई बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ के एम चंद्रशेखर कमेटी। कमेटी का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बट एफआईआई आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी भी कई जगह एफआईआई ही यूज होता है। तो अगर यूज हो जाए तो आपको उसको एफपीआई कंसीडर करना। FPI's primary objective is to make money from buying or selling of shares through the capital market, share market। भाई मेन एम क्या है, इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, खरीदा और बेचा। They even help the SEBI non-registered foreign investor by issuing them P notes। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो देगा उसको मैं डेफिनेटली क्या करूंगा, ये कैडबरी सिल्क मिलने वाली है उसको। पी नोट्स क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। सर पार्टिसिपेटरी नोट्स। यस, जल्दी बताओ, चेक करके नहीं बताना इंटरनेट पे या पीछे नोट्स में। देख भी नहीं सकता मैं इन लोगों को। नहीं, किसी को भी पता नहीं है, चेक करके बताएंगे और अब किसी को सिल्क नहीं मिलने वाली। हो गया, नहीं पता किसी को, मैं ही बताता हूँ। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब आपको सर क्यों मैंने नहीं, तो नाम बोला। अरे सर मैंने तो नाम बोला। वाह, इतना मतलब कितने तेजस्वी लोग हैं, कितने शानदार विचार रखते हैं। अरे फुल फॉर्म नहीं बतानी थी उसकी, क्या होता है वो बताना था। चॉकलेट का पैकेट मिलेगा। हाँ, सिर्फ रैपर मिलेगा। सर मैं कैडबरी नहीं खाता। अरे ठीक है ना, फिर भी थोड़ा मोटिवेट तो होना चाहिए ना आंसर देने के लिए। ठीक है, सर पी तो भी किसी ने नहीं बताया। अच्छा। अरे तो पी नोट तो मैं खुद ही भूल गया था, पार्टिसिपेटरी नोट। किसी को नहीं पता, कुछ पढ़ नहीं रहे हो पीछे का यार, कैसे चलेगा। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है आपको याद है? सिक्योरिटी मार्केट में बताया था पी नोट्स के बारे में। जब कोई फॉरेनर है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट
वो ये जो सेबी के रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। तो वो क्या करता है, उस पर्सन को पकड़ता है जो ऑलरेडी क्या है, सेबी के पास रजिस्टर्ड है। उस सेबी के पास जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उसको बोलता है कि तुम मेरे पैसे को क्या कर दो, इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक पार्टिसिपेटरी नोट उस पर्सन को देता है और उससे पैसे लेता है और उसको इन्वेस्ट करता है। दैट इज द पार्टिसिपेटरी नोट। गॉट इट। तो जो सेबी रजिस्टर्ड एफपीआई इन्वेस्टर्स है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को हेल्प करते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है बट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गॉट इट। आया समझ में? यस सर। यस सर बोलने में सबसे आगे कौन रहता है पता है? यूनुस। मैं आंसर देने में सबसे पीछे कौन रहता है पता है? यूनुस। नहीं सर, आंसर तो पहले ही देता। वो दिख रहा मुझे। वैसे भी देखो। सर आज गलती हो रहा है सर। FPIs are not involved in actual operation production management of company। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कंपनी के इन्वॉल्व थोड़ी होता है। वो तो शेयर खरीद रखा है, बस कंपनी अपना काम कर रही है। जैसे मैंने, अगर कोई फॉरेनर है रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया उसने 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, तो वो कंट्री के मैनेजमेंट को जाके थोड़ी वो चक्रा है कि मैनेजमेंट का पार्ट थोड़ी बन जाएगा वो, नहीं, वो तो शेयर होल्डर है सिंपल। जैसे कंपनी काम करेगी उसको पैसा मिलता जाएगा, ठीक है। The FPIs are not involved in the actual operations, production, management of company. If FPI investor is hopeful to get a better return in the other countries share in bond market, they may quickly sell their Indian security and run away. हो सकता है इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है, लग रहा है कि नहीं यार इंडिया में नहीं ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, इंडिया से बेचा और ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। मतलब इमीडिएटली अगर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेच के निकल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो इसको कहते हैं द फ्लाइट ऑफ सच मनी इज कॉल्ड हॉट मनी। मतलब मनी बहुत जल्दी क्या है, हॉट है, मतलब वो तुरंत एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली है, ज्यादा लिक्विडिटी वाली। तो हॉट मनी अगर कभी सुनोगे तो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट रहता है बिकॉज वो बहुत वॉलेटाइल रहता है या बहुत ज्यादा क्या होता है, लिक्विड रहता है। इन्वेस्टमेंट्स बाय एफआईआई एफपीआई इज रेगुलेटेड बाय सेबी, ठीक है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल या फॉरेन पोर्टफोलियो इनको कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है क्योंकि सेबी रेस्पॉन्सिबल है। बट द सीलिंग इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। सीलिंग मतलब हाईएस्ट लिमिट। आरबीआई बताएगा कि कितने लिमिट तक आप अलाउ हो, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दोगे, एक लिमिट बताएंगे, ठीक है। तो सीलिंग आरबीआई बताता है बट रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। FIIs कैन नॉट इन्वेस्ट इन हेज फंड, फॉरेन म्यूचुअल फंड। ये कुछ चीजें हैं जिसमें आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इंडिया की बात कर रही है, इंडिया में असेट मैनेजमेंट कंपनी में नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ये सब जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स है, ट्रस्ट है, इनमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, दे माइट आस्क, तो ये आप देखना, ठीक है। हेज फंड भी बताया था मैंने, अभी पूछूंगा, मुझे पता है कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो मेरा दिल और दुखेगा, तो मैं नहीं पूछ रहा। बताएगा कोई हेज फंड क्या होता है? दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, बट एक चाकू जो है वो मेरे दिल के आर पार हो गया है। हेज फंड क्या होता है? सर जैसे म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कोई बात नहीं, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, समय आने दो, ठीक है। एक बार 101 मीटिंग करेंगे ना सबसे, ठीक है, जब सबका कैमरा और सारा ऑन करवाएंगे फिर देखना। चलो म्यूचुअल फंड भी तो हेज फंड ही है। अब आप जाके पढ़ना, सिक्योरिटी मार्केट का रिवीजन करो थोड़ा, ठीक है। तो एक था पोर्टफोलियो इन्वेस्टर शेयर मार्केट में, और आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको पता है
कि आप कंपनी के ओनरशिप स्टेक ले लेते हो, ठीक है, आप पार्ट बन जाते हो कंपनी के मैनेजमेंट का, या तो आपकी खुद की कंपनी है पूरा पैसा, या फिर आप क्या हो कंपनी में ओनरशिप ले रहे हो अच्छी खासी, तो दैट इज योर एफडीआई। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो एक्वायर सब्सटेंशियल स्टेक इन फॉरेन बिजनेस, ठीक है, तो एफडीआई होता है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेटली अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर है और वो इंडिया में एफडीआई में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी से यूएसए की इकोनॉमी क्या हो रही है, इंटीग्रेट हो रही है, और दोनों की पॉलिसीज उस इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का भी एक काम करता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये मोर देन 10% होता है। 10% की लिमिट किसके लिए थी, एफपीआई की थी, इसके लिए 10% से ज्यादा होगा, ठीक है। 1991 का जो रिफॉर्म हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके पहले इंडिया में एफडीआई जो था क्या बोलते हैं अलाउड नहीं था, ठीक है। उसके बाद इंडिया में एफडीआई अलाउ हुआ, ठीक है, और इजी हुआ, ठीक है। ये हम जब वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं एलपीजी का रिफॉर्म्स, तो उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो 1991 में इंडिया में एफडीआई रूट जो अलाउ हुआ, इजी हुआ, उसके बाद इंडिया में एफडीआई आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो एफडीआई के क्या फायदे, बहुत सिंपल से फायदे। पहली बात तो पैसा आएगा, पैसा आएगा कंट्री में, टेक्निकल नो हो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा, इंडिया में आके इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, मेक इन इंडिया होगा। अब रूट्स फॉर एफडीआई, इंडिया में रूट्स जो है एफडीआई के वो दो हैं, एक है ऑटोमेटिक रूट, ये देखो ऑटोमेटिक रूट, और एक दिख रहा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या है ना कि आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आप डायरेक्ट आ जाते हो, ठीक है। गवर्नमेंट रूट में आपको गवर्नमेंट से क्या लेनी पड़ती, परमिशन लेनी पड़ती। ऑटोमेटिक रूट में भी रजिस्ट्रेशन तो आपका होता है, ठीक है, बट ये इजी रूट है ऑटोमेटिक। अगर गवर्नमेंट कहती है कि मैं ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई अलाउ कर रही हूँ, तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है इन्वेस्ट करना, उसमें ज्यादा क्या बोलते हैं कंपल्शन नहीं होते। बट गवर्नमेंट रूट वाले में क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपल्शन होता है, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट ये दो रूट है। इन दो रूट के अलावा भी एफडीआई सेक्टर वाइज क्वांटिटेटिवली वेरी करता है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि किस सेक्टर में कितने परसेंट तक एफडीआई में क्या कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर सेक्टर के लिए एफडीआई की लिमिट अलग अलग हो सकती है। हर सेक्टर के लिए ये भी बताया जा सकता है कि वो ऑटोमेटिक रूट है या गवर्नमेंट रूट है, ठीक है। इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एफडीआई जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है कि अलाउ नहीं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ सेक्टर्स जो है नीचे लिखे हुए हैं कि इन सेक्टर्स में सब में एफडीआई अलाउ नहीं है, जैसे गैम्बलिंग, बैटिंग, लॉटरी, रिटेल ट्रेडिंग, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनीज, ये सारी, ठीक है। इनको आप डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये आज के लिए पर्याप्त है। पिछला रिवीजन जरूर करें, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो लिटरली पीछे सब भूल जाएंगे आप। समझ में आने का मतलब ये नहीं है, ये गलती मत करना आप, ठीक है। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में चीजें ज्यादा जरूर है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, ज्यादा है बस। और ज्यादा को याद रखना मुश्किल होता है, समझना मुश्किल नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चीजें ज्यादा है, मुश्किल नहीं है, समझ में तो सब आएगा आपको। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो यूपीएससी के पूरे सिलेबस में आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, या प्रॉपर अगर कोई, या तो बुक से नहीं समझ आ रहा तो आपको कोई मेंटोर है जो गाइड कर रहे हैं, समझ में सब आएगा, बस याद नहीं रहेगा। आपको चैनलाइज करना पड़ेगा अपनी एनर्जी को, सही डायरेक्शन में रिवाइज करना पड़ेगा, सब भूल जाओगे आप। मॉनेटरी पॉलिसी जो पिछला पढ़ा है ना आप, और आप ये वाला भी एक माइंड से अपने अगर वो थिंकिंग बना रखी है कि मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगे तो मैं वापस जाके देख लूंगा, दैट्स अ गुड थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि रिकॉर्डेड वीडियो को जाकर नहीं देखना है आपको, बिल्कुल देखना, बट कोशिश ये करो कि वन गो में ही सारी चीजें आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए अच्छे से। और अगर आप आज के लेक्चर का आज ही रिवाइज करोगे या अगले दिन रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अब आप आज के लेक्चर, अब आप सिक्योरिटी मार्केट का क्वेश्चन है जो आप अभी नहीं आंसर देख पाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था पी नोट्स के बाद, ठीक है। और आपकी जो स्लाइड्स है सारी वो बहुत क्रिस्प और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बनी हुई है। आप सिर्फ स्लाइड्स का रिवीजन अभी करेंगे ना तो भी आपका वो कॉन्सेप्ट कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। बुक तो है ही है, तो रिवीजन जरूर करें। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो आपको समझ में आने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। ये ब्लेटेंटली मैं बता रहा हूँ, कोई सेंस नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसा होगा ही नहीं, सारी चीज समझ में आएगी। पूरा यूपीएससी का सिलेबस बहुत जनरलिस्टिक है, ठीक है, एक एक टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा आपको।
बट आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, इतने सारे नॉलेज को, इतनी सारी समझ के बाद आप कैसे आर्टिकुलेट करोगे when the things will be asked to you, that makes the difference, not understanding the concept. Okay, so keep studying and try to revise all the things. Okay, that's it for today. सर हॉट नोट्स, थैंक यू सर। सर हॉट नोट्स बता दिए। हॉट नोट्स क्या था? हॉट मनी था वो भाई। सर हॉट मनी है वो, हॉट नोट्स मनी। नहीं है। ठीक है, नोट्स को जलाना थोड़ी है। हॉट मनी कुछ नहीं है, बस वो है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है ना। एफपीआई में आप इन्वेस्ट करोगे तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, उसी को हॉट मनी कहते हैं। मनी एक बार आज सुबह उसने इंडिया के सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट किया, फिर उसको लगा कि नहीं ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा फायदा दिख रहा है, वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ऐसी चल रही है कि फायदा होगा, बूस्ट आएगा, तो इंडिया से शेयर्स बेच के वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया। अगले दिन लगा ऑस्ट्रेलिया में ठीक नहीं है, चाइना चला गया। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट वो क्या कर रहा है, बार बार चेंज करता जा रहा है ना, तो इमीडिएटली फ्लाइट ऑफ सच मनी इज कॉल्ड हॉट मनी। ठीक है, मनी जब बहुत जल्दी एक कंट्री से दूसरी कंट्री चली जा रही, दैट इज द हॉट मनी। ठीक है, ओके देन, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट।